चलिए प्यारे बच्चों, आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। गौर से गंभीर हो जाइएगा जल्दी से। आज हम लोग बात करेंगे गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आप गॉसेस लॉ को आप पढ़ चुके हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो उसका बहुत सारा चीज़ आपको दिमाग में होगा। और सिमिलरली आपने देखते आ रहे हो कि कूलम्ब्स लॉ भी इलेक्ट्रोस्टैट के जैसे था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इलेक्ट्रोस्टैट के जैसा निकाल रहे थे, तो गॉसेस लॉ भी उसी के जैसा होगा। तो चलिए आइए हम लोग वहाँ पर चलते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा शुरू से कुछ छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हुए जाएंगे, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। आप गौर से देखेंगे, हेडिंग बना हुआ है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्या हो गया ये? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा में आप गौर से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक वक्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताता है। यही चीज़ तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी बिंदु पर हम एक टेंजेंट खींचते थे, स्पर्श रेखा खींचते थे, वहाँ पर उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दिशा को बताता था। तो चुंबकीय क्षेत्र में भी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी स्ट्रेट नहीं होगा। ये बात बहुत निश्चित है। चूँकि यहाँ पर एक पोल होता ही नहीं है। यदि एक पोल होता तो यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन डाईपोल होता है, और डाईपोल के कारण फील्ड लाइंस जो होता है वो क्या होता है? कर्व होता है, जो आपको पिछले क्लास में ही फिगर बना के दिखा दिया गया है। अब आइए दूसरे बात पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार क्या होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र जो प्रकार होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र और ये है असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान
चुंबकीय क्षेत्र और समान चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों को हम लोगों को समझना है। गौर से तैयार हो जाइए, हम लोग पेज को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से जो बच्चे लिखने वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले अपना लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, बहुत सुंदर बात। कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज यूनिफॉर्म इफ इट हैज सेम स्ट्रेंथ एंड सेम डायरेक्शन एट द पॉइंट्स इन द रीजन। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम थ्रू द रीजन। यहाँ पर कहना चाहता है, आप सभी बच्चों इसको इलेक्ट्रोस्टैट में समझ चुके थे, उसमें आपको बताने का कोशिश किया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर था, प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। तो जहाँ पर जिस मैग्नेटिक फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होगा, वहीं पर उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा समान होता है, जिसको कि यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दर्शाएंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप देखते हो कि सभी जो फील्ड लाइंस होंगे वह सभी पैरेलल होंगे और इक्वी डिस्टेंस होंगे। फील्ड लाइंस एक दूसरे के समांतर होंगे और बराबर बराबर दूरी पर होंगे। वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा बराबर बराबर दूरी पर होता है। ये था एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। मतलब कोई भी बिंदु लेंगे, उस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आप देखेंगे यहाँ पर बराबर बराबर होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी सभी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड भी एक समान होंगे। यहाँ पर भी आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक समान होगा, यहाँ पर भी आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक समान होगा। प्रत्येक बिंदु पर दिशा समान होगा और परिमाण भी क्या होगा? समान होता है। तो वह है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर कहा जा रहा है, गौर से देखेंगे आप लोग, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्विडिस्टेंट सेट ऑफ पैरेलल फील्ड लाइंस। इसमें जो है पैरेलल फील्ड लाइंस का एक समूह है और जो सभी एक ही दिशा में होते हैं और सभी फील्ड लाइंस बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। ये हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का तरीका। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिए? पेज आगे बढ़ावें। चलिए आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, नोट करके उसको गौर से देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बाबू लोग, ये जो सेंटेंस है इसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन चैप्टर 4 में आपको मिलेगा। सोलेनोइड का स्पेशल थ्योरी आपको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर कह रहता है कि लंबा परिनालिका, या इसको कहेंगे धारावाही परिनालिका, लंबा धारावाही परिनालिका में एक समान विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। आपको कोई पूछेगा एग्जाम्पल कि सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलता है, तो कहेंगे करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड, धारावाही लंबा परिनालिका में एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। परिनालिका के अंदर जो है एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। उसको मैं आपको एक रफ फिगर में दिखाता हूँ, गौर से देखेंगे जल्दी से। परिनालिका कहते किसको हैं, आप फिगर में देखिएगा। बेलनाकार ये कोई इंसुलेटर होता है, कांच का बेलन हो या कोई कागज़ के मोटे कागज़ का एक बेलन हो, और उसके ऊपर हम लोग एक वायर को लपेट देते हैं इस तरह से, वायर को लपेट देते हैं इस तरह से। तो और यदि इसमें हम लोग करंट फ्लो कर दें, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर दें, तो बोला गया कि यह एक क्षण चुंबक जैसा बन जाएगा। और इस सोलेनोइड के अंदर, इसी का नाम है सोलेनोइड। सोलेनोइड हिंदी में इसको कहते हैं परिनालिका। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परिनालिका बोलते हैं इसको हिंदी में। परिनालिका। इधर से करंट चला, इसमें इस तरह से करंट फ्लो होते हुए आगे बढ़ते चला गया, और ये करंट फ्लो होते 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 यहाँ पर आके बाहर निकलता है। तो यहाँ पर इसके अंदर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यहाँ पर कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एकदम पैरेलल लाइन दिखाएंगे इस तरह से, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
यदि आप बच्चों से कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्राप्त होता है, एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं लॉन्ग करंट कैरिंग, करंट फ्लो नहीं होगा तब तो वो फालतू चीज़ है, कोई मतलब नहीं है उसमें। करंट फ्लो करेगा तब वह भी एक क्षण चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है और यहाँ पर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है और प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दिशा इस तरह से दिखाया जाता है, पैरेलल लाइन दिखाया जाता है। तो ये हमारा है सोलिनॉइड, यहाँ पर बनता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपको बनेगा, राइट। यस। अब एक चीज़ ध्यान देंगे सर, यदि आप बोलते हैं कि ये क्षण चुंबक जैसा व्यवहार करता है, बार मैग्नेट जैसा व्यवहार करता है, तो सर उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता था। ज़रा सा सर इसमें बता सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर बनेगा? हाँ, अब समझने का ज़रूरत है कि जहाँ से फील्ड लाइंस को निकलता हुआ दिखाएंगे वही हमारा नॉर्थ पोल होगा। ये कंसेप्ट गलत हुआ, जहाँ से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा वो तो अलग बात है, हमने ये तीर मार दिया तब ना। पहले नॉर्थ पोल तय करेंगे कि पहले तीर मार देंगे? पहले नॉर्थ पोल साउथ पोल तय होगा तब ना एरो दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर ज़रा सा सीखने का कोशिश करेंगे, हालांकि वो जाके उस सोलिनॉइड की थ्योरी में चर्चा होता, लेकिन जब यहाँ पर बातें आ गई है तो चर्चा कर देते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे खोज पाएंगे हम लोग, राइट? तैयार हैं? तैयार हो जाइए। आप देखेंगे कहीं कोई सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो या तो करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में। तो यदि घड़ी की दिशा में होगा, ध्यान देना गौर से, यदि कहीं भी वायर है तो वायर के सतह जिसको मैं देख रहा हूँ, पीछे वाला पोर्शन को तो नहीं देखेंगे, सामने वाला सतह को दिख रहे हैं तो सामने वाले सतह को दिख रहे हैं। और यदि यहाँ पर करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है तो माय डियर बच्चों याद रखना, यहाँ पर ऐसे ही बना दो। और ये वही बता रहा है जो तुम चाहते हो, ये बता रहा है, ये एरो ये ऐसे बताया, गौर से देखना, ये हो गया साउथ पोल। क्या बन गया? मतलब यदि यहाँ करंट क्लॉकवाइज है, कैसा है? क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या बनेगा? एस पोल बनेगा। क्या बनेगा बाबू? एस पोल बनेगा वहाँ पर। अब आपको डिसाइड करना है यहाँ पर जो तार लपेटा हुआ है इस जगह पर वो साउथ हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, वह पहचानने में आप गलती करेंगे तो पोल को पहचानने में भी गलती करेंगे, राइट। तो उसको क्या करना है, जहाँ पर वायर है उसके सतह को सामने से देखना है, साइड से नहीं देखना है। सामने से सतह को देखिएगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यदि हम यहाँ पर सामने वाले सतह को देखें तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर तब क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा, और उसके पीछे वाले पोर्शन में क्या बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा, राइट। तो यदि वो एंटी क्लॉक होता, ध्यान देना गौर से, एंटी क्लॉकवाइज होता तो गौर से पहचानोगे बात को, इस दिशा में यदि फ्लो होता यहाँ पर लिखेंगे नो एन लिखेंगे। अब गौर से देख लेना, मज़ा आता है। ये बताया इधर, ये बताया इधर। तो करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, हालांकि ये सब थ्योरी अभी बहुत दूरी पर है, यदि एंटी क्लॉक होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पर कौन पोल बनता हुआ दिख रहा है? और क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो क्या बनेगा? ये ट्रिक है पहचानने का कि किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं, तो वह भी क्षण चुंबक जैसा व्यवहार करेगा। तो वहाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे पहचानेंगे, वह ट्रिक आपके सामने है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जाम्पल कहाँ पर सेट हो रहा है?
परिनालिका के अंदर, बाहर फिर नहीं। बाहर जाएंगे तो ये लाइन फिर कर्व हो जाएगा, बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा इस तरह से। लेकिन परिनालिका के अंदर में जो होगा सभी फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। राइट, यस। चलिए ये बात खत्म हो गया, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हो गया ना? कौन जरूरत नहीं लिखी थी? ये हो गया ना? चलिए अब दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास है, यहाँ पर गौर से देखेंगे हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंपल बात है, इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या होगा, लाइन पैरेलल नहीं होगा। क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। एक तरफ यदि फैला है तो दूसरी तरफ सिकुड़ा हुआ नज़र आएगा। राइट, यस। तो यहाँ पर कहता है मैग्नेटिक फील्ड in a region is non-uniform if it has different strength at different points in the region. In a non-uniform magnetic field, the magnitude and direction of the strength of a magnetic field vary. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्या होगा, वैरी करेगा डिफरेंट पॉइंट पर इन द रीजन। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और अनयूनिस्पेस फील्ड लाइन्स। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय closely spaced lines, whereas weak magnetic field is represented by widely spaced lines. आइए गौर से यहाँ पर दो तीन बातें लिखेंगे। असमान चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं दिशा भिन्न भिन्न होता है, तो इसमें एक चीज़ कह रहा है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है इसका फील्ड लाइंस। मतलब लगेगा कहीं पर जाके प्रवेश कर रहा है या कहीं से निकल रहा है, ऐसा तुम्हारा यहाँ पर फील्ड लाइंस होगा, दिशा होगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा। असमान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया इस तरह से, जहाँ पर असमान चुंबकीय क्षेत्र है वह फील्ड लाइंस पैरेलल कभी नहीं दिखाएंगे, वहाँ से निकलता हुआ प्रवेश होगा या वहाँ जाके प्रवेश करता हुआ होगा। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग आप लोग पढ़े होंगे 10वां क्लास में मिरर चैप्टर में या लेंस चैप्टर में।
अभिसरित और अपसरित, हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, है ना। फील्ड लाइन्स निकलता है या वहाँ जाके प्रवेश करता है, तो वही फील्ड लाइन्स होगा, तो वह हो जाएगा असमान चुंबकीय क्षेत्र। अब उसमें एक चीज़ और बताए थे कि जहाँ पर फील्ड लाइन्स बहुत क्लोज दिखाएंगे, मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर थोड़ा फैला हुआ दिखाएंगे दूर दूर, वहाँ पर फील्ड लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर है। तो वही चीज़ लिखा गया, गौर से देखो, यहाँ पर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स, वेयर एज वीक मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय वाइडली स्पेस्ड लाइन्स। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स। लेकिन वीक, कमज़ोर वाला जो है, वीक कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होगा रिप्रेजेंटेड बाय वाइडली स्पेस्ड लाइन्स, मतलब बहुत चौड़ा है, फैला रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि या उसको ऐसे करेंगे, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं एक दूसरे के बहुत निकट होता है। लेकिन कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं दूर दूर होता है, चलिए ठीक है। अब एग्जाम्पल में सर ये देख लो गौर से, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्षण चुंबक जो हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी, वो क्षण चुंबक यदि है तो क्षण चुंबक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वह है असमान चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। यह एग्जाम्पल हो गया। तो दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा असमान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनता है, तो उसमें एक एग्जाम्पल में रहेगा बार मैग्नेट, हिंदी में क्षण चुंबक, राइट, यस। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनेगा, हाँ, परिनालिका, सोलिनॉइड के अंदर, बाहर नहीं, सोलिनॉइड के अंदर। ये था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में छोटा सा आइडिया। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमको मालूम है तो इसकी प्रॉपर्टी पर बात करें। हम लोगों ने भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को जानने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ। रेडी, यस, तैयार हो जाइए। पेज को चेंज करें। नो सर, यस सर, यस सर। चेंज करूं?
गया बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। ये मेरा पहला प्रयास है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल बात है, सारे बच्चे जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड कर्व ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट and from south pole to north pole inside the body of the magnet, right? तो पहला पॉइंट को आप हिंदी में जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, गौर से देखिए। यहाँ पर कहना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस, लगातार होता है, टूट टूट के नहीं होता है। एंड क्लोज्ड कर्व ट्रेवलिंग, क्लोज्ड कर्व याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व होता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होता है, कहीं से निकला और अंतिम में बंद हो जाता है, खुला नहीं रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड होता है, खुला नहीं रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में बहुत अंतर यही है। तो उसको दिखाते फिगर में। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वहाँ पर होता था तुम्हारा प्लस से माइनस की ओर, यहाँ बोलते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। मैं नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में जाके एंड होगा। ये बाहर में बात हुई, लेकिन गौर से देखना सेकेंड लाइन, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट। यह लाइन बहुत बच्चे गलती कर बैठते हैं। चुंबक के बाहर में फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, तभी तो क्लोज्ड कर्व बनेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता नहीं था। राइट? यस सर। तो हम लोग इसको तैयार हैं लिखने के लिए, जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें से देखेंगे गौर से आप लोग। पहला लाइन में कहा आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होगा आप गौर से देखेंगे, यह बंद वक्र बनाता है। यह चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। तथा चुंबक के अंदर एस पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। यस, ये पहला प्रॉपर्टीज हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी आप सारे बच्चे जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को
नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है? एक दूसरे को नहीं काटती है। राइट, यस। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। The tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of strength of magnetic field at the point B। B जो मैग्नेटिक फील्ड है वह उसका दिशा हम लोग देख रहे थे कि किसी भी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की ओर होता है। किधर होता है? जैसे मान लो कि यहाँ पर फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यह बिंदु पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यदि यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है तो फील्ड लाइंस का दिशा ये हमारा दिखाएगा। और यदि इस पॉइंट पर बात करें, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी की दिशा को बताएगा। ये हुआ सेकेंड पॉइंट हुआ। चलिए जल्दी से इसको हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो कह रहा है कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तीव्रता वेक्टर बी का दिशा बताता है। ये बातें हम लोग लिख चुके हैं। चलिए तीसरा कह रहा है कि टू मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। पहले से पढ़ रहे थे, जानते हैं, जान गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर if they cross each other, then at the point of intersection there will be two directions of the magnetic field at a single point, which is not possible। तो याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट में सिखाया गया था, ध्यान से सीखेंगे गौर से। कहा गया था यदि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटती है तो इसका मतलब होगा कि उस बिंदु पर दो टेंजेंट होगा। इसका मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, नहीं काटती है। राइट, यस। फिर यहाँ पर भी वही है, वाइडली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द कमजोर मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, एंड क्लोजली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक जहाँ दिखाते हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और जहाँ फील्ड लाइन थोड़ा दूर दूर पे दिखाते हैं वहाँ पर कमज़ोर होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हो गया किसका?
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो चलिए ये सब प्रॉपर्टी हो गया। हम तीसरा पॉइंट को हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ जगह छोटा है, अलग जगह हम लिखते हैं, जल्दी से कर लीजिएगा। चलो पेज चेंज करूं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है, ये प्रॉपर्टी हो गया। अब पूछेगा क्यों नहीं काटती है, तब उसका जवाब देने के लिए कहना होगा यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती तो बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होती और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर बी की दो दिशाएं होती, जो कि संभव नहीं है। तो ये सब आपका प्रॉपर्टी हो गया, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी हम लोग को याद रखना है कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में दिया आ जाए तो आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड में ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है। और मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैट के जो बच्चे वो सब थ्योरी पढ़ लिए, मैग्नेटिज्म में सेम थ्योरी है, बस एक फॉर्मेलिटीज है कि हमें बकना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे का कंप्लेन होता है अक्सर नहीं पढ़े को रे। बाकी इसमें पढ़ाई हो चुकी है, इसमें कोई नया बात नहीं है। हाँ, एक नया बात आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व नहीं बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मोनोपोल के कारण होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डायपोल के कारण होता है ना। ये अंतर आपका हुआ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है दो बार। क्लोज कर्व बनाता है, क्लोज कर्व नहीं बनाता है, ये बातें पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ये लाइन ऑब्जेक्टिव के एंगल से इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है गॉसेस लॉ। क्या है? गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में आप सारे बच्चे को याद है या नहीं, गॉड नोज, पता नहीं, अब जानते देखते हैं, याद दिलाना। चलिए यहाँ पर छोटा सा चीज़ आपको याद दिलाता हूँ, गौर से देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने सुना था। आप बच्चों को मैंने बताया था, याद करो, कि आपके लाइफ में दोनों यूज होगा।
और मैंने कहा था उसका सिंबल फाई लेते हैं, क्या लेते हैं? तो वहाँ पर आपको याद करो साई सिंबल दिलवाए थे और यहाँ पर सिंबल यूज करेंगे फाई। सोचने के दोनों में कोई तरीके में अंतर नहीं है, सोचने में ज़रा सा भी कोई अंतर नहीं होगा। तो आपको मैं बताया था स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने कहा था डी सा, याद करो। और पढ़ा था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वर्षक याद होगा आपको, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज नॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद है? तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी स्मॉल सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स लिखना चाहेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो डी फाई बराबर आपका होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। याद आया कुछ? एकदम मेरा काम आसान है, इसमें कोई माथापच्ची नहीं है। तो यहाँ पर आपने लिखा था डी सा इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, याद है? तो यहाँ पर आपका होगा बी डी ए कॉस थीटा, होगा कि नहीं? अब आपको याद होगा कि यहाँ पर फ्लक्स का मान मैक्सिमम कब होगा? फ्लक्स का मान मैक्सिमम कब होगा? when vector B and vector DA both are parallel to each other, पैरेलल टू और एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं, राइट? तो ऐसे केसेस में यहाँ पर cos 0 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे? तो डी फाई, यदि फाई थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी फाई इक्वल टू बी डी ए। तो यह वैल्यू आपका होता है मैक्सिमम, क्या होता है? मैक्सिमम होता है, राइट? चलिए अब इस फ्लक्स का यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग? एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ फाई। तो आपका जवाब होगा क्या यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हुआ टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो बोलेंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसी को बोला गया है वेबर। क्या बोला गया है? वेबर। क्या बोला गया है? वेबर, WEBER, वेबर। लिखेंगे सिंबल WB। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर, विच इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। अब यदि आपसे बात करूं कि डायमेंशन भी बताइए दीजिए तो अब देखिए गौर से, प्लीज 1 मिनट। आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रहे, क्या याद रहे? गौर से देखना, वेक्टर बी का डायमेंशन याद रहेगा तब ना। वेक्टर बी का डायमेंशन बोलो क्या होता है? m L0 T-2 I-1, राइट? और सर एरिया तो सबको पता ही है, एरिया का क्या होता है? L2। अब मैं कहूँगा यहाँ पर फाई का डायमेंशन क्या होगा? m L2 हो जाएगा, T-2 I-1 इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं किसको है? वो तो मैथमेटिकल डिफिनेशन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सतह से जो गुजरेगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी सरफेस का कल्पना करेंगे और उस सरफेस से जितने फील्ड लाइंस पास करेंगे उस फील्ड लाइंस की संख्या को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? अब देखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपने सोच लिया। अब कहीं पर स्मॉल सरफेस के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स अब हुआ डी फाई, उसका वैल्यू हुआ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। अब कहेगा आपको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बताना चाहेंगे
तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपका जवाब होना चाहिए सर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। होगा कि नहीं होगा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल फ्लक्स फाई का मान निकल जाएगा, राइट। और इसी के लिए माय डियर बच्चों गॉस साहब ने नियम दिया है, गॉस लॉ। अब देखिए एक लाइन में गॉस लॉ आपका हो गया यहाँ पर, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉसेस लॉ क्या है प्यारे बच्चों, गौर से देखना। उन्होंने कहा है गॉस साहब ने इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए विच इज इक्वल टू 0। खूब गौर से देखिए, सोचने वाला पॉइंट है, मजा आएगा। याद करो, किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का मान 0 होता है, यही गॉस साहब ने कहा है। इसी को कहते हैं गॉसेस लॉ। कोई क्लोज सरफेस का बात करो, कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड में। कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस हॉल में, वहाँ क्लोज सरफेस की बात करो, तो क्लोज सरफेस की बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट क्लोज सरफेस इज 0। किसी बंद सतह से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, यही गॉस साहब ने कहा है। कैसे? एक लाइन में आपको मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। एक लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर हमारे पास ये क्षण चुंबक है, पैरामैग्नेट है, यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, यहाँ मान लीजिए साउथ पोल है। तो बाबू लोग यहाँ फील्ड लाइंस जो बनाओगे नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में होगा, इस तरह से बताया गया है। और यहाँ पर कहा ये फील्ड लाइंस बाहर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है, लेकिन अंदर में ये फिर क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये क्लोज हो जाता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। इसीलिए ये क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व। यही इलेक्ट्रोस्टैट में नहीं होता है। तो यहाँ पर अब किसी क्लोज सरफेस का कल्पना करो। यदि यहाँ पर एक क्लोज सरफेस का बात करें तो यहाँ पर देखोगे कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का कल्पना करें किसी क्लोज सरफेस के बारे में, तो हम लोग कैसे सोचेंगे? यहाँ पर ध्यान देना गौर से। एक क्लोज सरफेस के बारे में बात करें, ये क्लोज सरफेस के बारे में बात करो, गौर से देखो, यहाँ से जितना फील्ड लाइन निकल रहा है उतना लाइन फील्ड अंदर प्रवेश करा कि नहीं? तो यहाँ आउटवर्ड हुआ, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या होगा? फाई यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव, और यहाँ फाई क्या होगा? निगेटिव। तो टोटल फ्लक्स लिखेंगे तो ध्यान देना गौर से, टोटल फ्लक्स का जो मान होगा प्लस फाई माइनस फाई मिलकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही बताया किसने? गॉस साहब ने। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, राइट। गॉसेस लॉ इन इन मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व में गॉस के नियम को लिखें, राइट। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट रूप से अगले क्लास में और कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज इंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।